नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत धीरे धीरे गर्म हो रही है। कारण है इलेक्शन। जी हाँ, 2-2.5 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में। अब बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि आचार संहिता लगेगी, लेकिन उससे पहले टीवी पे डिबेट, सोशल मीडिया पे चर्चा, अखबारों पे बयान और चाय पे चुस्की के साथ केवल बात होती है पॉलिटिक्स की। और हिंदुस्तान में आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादातर डिपेंडेंट है, आप कहेंगे कि उसके बिना उसकी बात नहीं बनती, इतिहास की। यानी पॉलिटिक्स होगी आज की, लेकिन उसमें कैरेक्टर होंगे इतिहास की, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए आज मैं ब्रजेश के साथ चर्चा करूंगा जिन्ना की। क्यों जिन्ना बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिंदा हो जाते हैं। यानी हर 5 साल में जिन्ना एक नए अवतार में आपको उत्तर प्रदेश पे मिलते हैं। उस पर एक नई डिबेट होती है, उसमें एक नया आयाम जुड़ता है। उसको लेकर लोग गुस्सा भी होते हैं, उसको लेकर लोग नाराज़ भी होते हैं और उसको लेकर लोग वोट भी करते हैं। इसलिए कि इससे पहले कि मैं अपने सवाल पूछूं ब्रजेश से, पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि मौलाना मदनी ने जिन्ना के बारे में क्या बोला। सुनिए। आज दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होगी अगर ये पूरा एरिया एक होता तो उन्होंने जो उनके हाथ से जो जुर्म हुआ है, उस जुर्म को, उनकी सारी अच्छाइयाँ अगर मान भी ली जाएं तो उस जुर्म को माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा लीडर भी मानने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो इंसानियत के लिए जिसने कुछ एक सोच रखी हो। तो उत्तर प्रदेश में हमारे सिस्टर कंसर्न TV9 भारतवर्ष का एक बाकायदा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये इंटरव्यू हुआ है। ब्रजेश, मुझे बताइए, ये जिन्ना हर 5 साल में और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जीवित क्यों हो जाते हैं? देखिए, जिन्ना की जब मृत्यु हुई थी या उससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश या भारत में उनकी मृत्यु के इतने समय बाद भी वो इतने कारगर रहेंगे। यदि आपको याद हो तो लाल कृष्ण आडवाणी जो ओरिजिनल आयरन मैन पार्ट 2 कहे जाते थे और बीजेपी के 2 से 184 सीट तक पहुंचाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, वो पूरी तरह से निपटा दिए गए केवल अपने जिन्ना के प्रेज के चलते। तो इसलिए जिन्ना को उद्धृत करना और जिन्ना के बारे में पॉजिटिव कहना भारतीय राजनीति में एक तरह से माना जाता है कि आप आत्मघाती हमला कर रहे हैं, आप खुद के साथ बुरा कर रहे हैं। और यही काम जब अखिलेश यादव ने किया तो आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनको आड़े हाथ लिया। और जिस तरह से आज महमूद मदनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस आदमी की नीति देश के विभाजन की थी, उस आदमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से की तुलना बिल्कुल गलत है और किसी भी प्रकार से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर दिमाग में लोगों की क्यों आता है, हमारे नेताओं के, कि जिन्ना के नाम पर मुसलमान वोट दे देगा। क्यों, अगर जिन्ना के नाम पर वोट पड़ना होता तो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला जाता, पर हिंदुस्तान में रहकर जिन्ना को तो वोट देगा नहीं। तो इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे आपने अखिलेश का नाम ले लिया, तो जिन्ना की बात क्यों करते हैं? वोट तो दे नहीं रहा उस पर, वोट तो दूसरे मामलों पर जाएगा, तो बात जिन्ना की क्यों ले आते हैं? देखिए, बहुत सारे नेता ऐसा है कि लकीर के फकीर होते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी एक ऐसे मुस्लिम नेता का नाम लें जिसके चलते तमाम जो मुसलमान वोटर हैं वो उनको वोट करने लगेंगे, तो उसमें उनको लगता है कि इस तरह के रीच आउट में कोई गलती नहीं है। उन्हें ये नहीं पता होता कि बहुत बार इस तरह का रीच आउट जो होता है वो आत्मघाती कदम होता है, वो आपका सेल्फ गोल होता है। और लगभग ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव करते आए। जब उन्होंने जिन्ना की तुलना की सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जिन्ना को उन्होंने बड़ा नेता बताया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ तुलना की, तो ये एकदम आत्मघाती कदम था। अभी तक की जो तारीख है उसके हिसाब से जिसने जिन्ना के फेवर में बोला या जिसने जिन्ना की तारीफ की, उसका राजनीतिक करियर और उसकी राजनीति पूरी तरह से चौपट हो गई। मुझे तो कई बार लगता है ब्रजेश की एक हम किताब लिख सकते हैं, आफ्टर लाइफ ऑफ जिन्ना, जिसमें जिन्ना को पता नहीं उनकी जिंदगी को बाकी के लोग कैसे जी रहे हैं, चुनाव के वक्त वो कैसे जिन्ना जीवित हो जाते हैं। अच्छा, बात ये भी नहीं कि ब्रजेश की ये सेमिनार, किताब और कहते हैं ना स्कूल कॉलेजेस तक सीमित रहे, ये बाकायदा इस पर चर्चा होती है, डिबेट्स होती हैं, इस पर नेता बोलते हैं, बयानबाजी होती है और फिर ये मसाला लगा के सोचा जाता है कि भाई साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट कटेंगे या कितने वोट ऐड होंगे। ऐसा होता है? नहीं होता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब नेता को कौन समझाए। उनको लगता है कि कोई एक ऐसा ओवर आर्किंग फिगर हो जिसके तहत वो मैक्सिमम मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच सके या
मैक्सिमम किसी दूसरे कास्ट के मतदाताओं तक पहुंच सके। इसीलिए अभी भी कई बार वो बड़ी क्लीशेड इमेज को लेकर भी चलते हैं, और ऐसा ही जिन्ना के को लेकर देखने में आया। यदि आप ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई अखिलेश ने क्या गलत कहा, बिल्कुल सही था। और लगभग ऐसा माना जा रहा था कि यूपी में अखिलेश की जो गाड़ी एकदम ठीक से चल रही, वो एकाएक डीरेल होती सी दिखी। उनको खासे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन सपा की खुशकिस्मती थी कि ये पूरी तरह से डीरेल नहीं हो पाई, क्योंकि बीच में कृषि के 3 कानून वापस ले लिए गए और जो बहस का मुद्दा था वो वहां से शिफ्ट होकर इधर आ गया। तो एक चीज बताइए विजय जी, जो ऊट पटांग जिन्ना डिबेट होती है जिसमें जिन्ना जीवंत होके एकदम सामने खड़े हो जाते हैं 5 साल में, उसके खिलाफ रामबाण क्या है? देखिए, आइडियली किसी भी नेता को इस तरह के बयानबाजी से परहेज करना चाहिए जब आप चुनाव जीत जाए। भाई आपका सबसे बड़ा जो एम होता है वो होता है चुनाव जीतना, चाहे आप कैसे भी चुनाव जीतें। तो इस तरह के चुनाव के दौरान आप इस तरह की बातें करें जो अभी तक सर्टिफाइड है कि उसने सिवाय नुकसान के किसी भी प्रकार का फायदा नहीं दिया, तो उसको मैं एक मिनट आपको रोकूंगा ब्रजेश। मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक और बाइट सुने मद्दी साहब की, जिसमें वो बता रहे हैं मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में, और वो बता रहे हैं कि मुसलमान क्या है और उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए। कि मुसलमान ये सोचता है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के हम अपनी पॉलिटिकल चीज को आगे बढ़ाएं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक को चुने, और मेरा भी यही यकीन है। नहीं, लेकिन उसका मतलब एक और भी चीज़ हो जाती है ना कि कोई निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कोई वो जिसको कहा जाए फ्लैग बेयरर नहीं आ रहा है। एक और बात भी है, अभी भी जितने मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं। तो ब्रजेश एक चीज बताइए, मदनी कह रहे हैं ये मुस्लिम लीडर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं। आपको लगता है जो तथाकथित मुस्लिम लीडर्स हैं वो लीडर्स हैं या राजनीतिक दलों के नेता हैं जो मुसलमान हैं? देखिए, पिछले यदि हम बात करें 10 साल से काफ़ी कुछ बदल चुका है। जिस तरह से एक वक्त माना जाता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपको सत्ता के करीब पहुंचाया जा सकता है, एक क्लैरियन कॉल होगा और सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे। लेकिन पिछले 10-12 साल से ये साफ हो गया कि इस तरह का कोई पार्टी भ्रम पालती है तो वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। इसमें मदनी ने जो कहा वो निश्चित तौर पर एक बेहद इंटरेस्टिंग बाइट थी कि कैसे कुछ आप मुसलमान का वो मुसलमान के लीडर नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम लीडर्स हैं। तमाम बीजेपी में भी हैं, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हुए या अन्य 1-2 अन्य मुस्लिम लीडर हुए। तो ये लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से नहीं है, रादर देन की जो पॉलिटिकल पार्टी के ये नुमाइंदे हैं ये उसको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, वैसे तो आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमानों के नेता तो हिंदू रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नेशनल मुसलमान नेता आया ही नहीं क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से, जो एक सोशल कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स करने वाले नेता थे, या तो मुसलमान वोट उनको गया या समय समय पे वो कांग्रेस पार्टी को चला गया। ऐसे में मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया तुष्टीकरण, पर आज अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं मुसलमान वोट, उसको पता है कि उसका जो वोट है वो बिन मुसलमान के भी उसे मिलेगा, तो टिकट भी नहीं देती। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं उन्हें मुसलमान वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को साथ नहीं बिठाना है पर वोट चाहिए। तो उसमें जब ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, और जैसे लोग या मैं बोलूँ असदुद्दीन ओवैसी जैसे पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो एक हार्ड लाइन ले लेते हैं आइडेंटिटी को लेके, जब वो आते हैं तो फिर चिल्लपा हो जाती है कि आप क्यों आएंगे। इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि वो यूपी में चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल। देखिए कार्तिकेय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम देखते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम तुष्टीकरण की बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से पोलराइजेशन से भी ज़्यादा खतरनाक शब्द है राजनीतिक पार्टियों के लिए काउंटर पोलराइजेशन। और इसी काउंटर पोलराइजेशन का भय होता है कि आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के चुनाव में या तमाम जगह अन्य 1-2 अन्य राज्यों के चुनाव में, जहां पे पता है कि एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी दल होता है जो बीजेपी को टेक ऑन कर रहा होता है, या सत्ता पक्ष होता है जो बीजेपी के चैलेंज को फेंड ऑफ कर रहा होता है, और वो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि कैसे ये चुनाव किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान ना हो, और इसके लिए वो एक आउटरीच करते हैं, लेकिन वो बड़ा ही सटल करते हैं। तो तुष्टीकरण से ज़्यादा आज की डेट में सबसे बड़ी जो चीज़ है
वो है काउंटर तुष्टीकरण, जो काउंटर पोलराइजेशन है। और इसी की वजह से, जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात की, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्रेंस बीजेपी के लिए खुशखबरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से अभी राजनीतिक हालात बने हुए हैं और शायद मुस्लिम कम्युनिटी उनको पूरी तरह से बैक करे, उनके लिए ये डेफिनेटली खतरे की घंटी है। हालांकि वो बिहार में हिट हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्हें वहां से भागना पड़ा। आपने बोला तुष्टीकरण, फिर आपने बोला काउंटर तुष्टीकरण, तो इस काउंटर तुष्टीकरण और तुष्टीकरण का कोई काउंटर है हमारी पॉलिटिक्स में? देखिए, आइडियली तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने समाज में, आप अपने लोगों के ज़िंदगी को, रहन सहन के तरीके को कितना ऊपर उठा पाएँ, आइडियली पॉलिटिकल एम ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की डाइवर्स कंट्री इंडिया है और जिस तरह के जो हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है बहुत एंगल पे, उसमें ऐसा संभव नहीं हो पाता। हम बात ज़रूर करते कि ऐसी हमारी उम्मीद है। काउंटर पोलराइजेशन का इस वक्त जो तुष्टीकरण है, उसका अभी तक तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब हम और आप यही हैं, देखते हैं क्या होता है। तुष्टीकरण, काउंटर तुष्टीकरण, तो यानी काउंटर तुष्टीकरण के पोलराइजेशन का कोई काउंटर नहीं, आप अभी तक तो नहीं है, कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब के फिल्मों में है अभी? देखिए, वो तो कब का फिल्मों में है, शायरी में है, सॉन्ग्स में है, बातचीत में है, चाय पे चर्चा पे है, कॉफी टेबल बुक पे है, आप जमीन पे नहीं आप है। लोगों से बात कीजिए, लोग एकदम बताते हैं कि कैसे हम गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करते हैं। आप लोगों से बात कीजिए, वो कैसे बताते हैं कि हमारा देश ऐसा, हमारा राज्य ऐसा, तमाम लेखक, शायर, सब कुछ सबकी बात करते हैं। लेकिन जब वो वोटिंग करने जाते हैं या जब आप उनसे कैमरा हटा के ईमानदारी से मिलते हैं, तो जो चेहरा आता है वो एक दूसरा चेहरा होता है। तो इसलिए अब ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये महज कागजों तक ही सीमित रह गई है। अब इसका जो अभी जो पॉलिटिक्स हो रही, उसमें इसका कोई स्थान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की जो रूपरेखा है, सामाजिक और जो ज़मीनी है, वो बदल चुकी है। जिस तरीके से हमारी लोकतंत्र की सामाजिक रूपरेखा 60 और 70 के दशक में थी, अब नहीं है। यानी उस रूपरेखा में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एक एथनिक डेमोक्रेसी मूल रूप से सत्य है। देखिए, जिस तरह की जो पॉलिटिक्स थी 60 की 70 की, उसका एस्पिरेशन अलग था, उसका टिपिंग पॉइंट अलग था। और अब जिस तरह से आप देखा आपने कि बीजेपी 2 सीट पे स्ट्रगल कर रही थी और कैसे एक राम मंदिर के रथ ने उसे 2 से पॉलिटिकल एस्पिरेशन को 184 तक पहुंचा दिया। जहां बीजेपी 2012 या 14 तक बीजेपी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। मतलब कि यदि 10 सीट जीत के आए थे 2009 के चुनाव में बीजेपी के, उसमें से 50 से 60% बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। वो 2014 में बीजेपी ने राम मंदिर के एजिटेशन से भी ज़्यादा सीटें लेकर वो सामने आ गई और 2017 में दोबारा उसने रिकॉर्ड जड़ा और 2019 में वो उसको बेहतर कर पाए। तो एक तरह से पॉलिटिक्स हमेशा डायनेमिक चीज़ होती है, बहुत बदलती, क्या चीज़ जनता को स्ट्राइक कर जाए। अब राम टेम्पल से बड़ा कोई मुद्दा नहीं था हिंदू कंसोलिडेशन को, लेकिन जिस तरह की एकदम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पिछली 3 बार की सरकारें, उसने उसको भी धता बता दिया। सही बात है ब्रजेश, बिल्कुल हमारी जो राजनीति है उसमें चीज़ें बदलती रहती हैं। कई साल थे जिसमें जिन्ना पे कोई चर्चा नहीं होती थी, और अब वक्त ऐसा आया है कि हर चुनाव में जिन्ना जीवित हो जाते हैं और उन पर बाकायदा 60 दिन चर्चा होती है, और फिर वही जिन्ना फिर गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं टाटा बाय बाय, अगले 5 साल बाद में आपको लखनऊ में फिर मिलूंगा स्टूडियो डिबेट्स पे। तो 4 साल और 10 महीने तक नहीं दिखते हैं। तो ये मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे हमको बता रहे थे क्यों जिन्ना की पॉलिटिक्स हो रही है, क्यों जिन्ना बार बार अवतरित हो जाता है, और वैसे ये लगातार होता भी रहेगा। इस तरह के हम अपडेट आपके पास लाते भी रहेंगे। तो आप ये देख रहे थे हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।